हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मगध एजुकेशन। मगध एजुकेशन में आपका स्वागत है। तो हम लोग मोहम्मद गौरी से रिलेटेड एमसीक्यूज देख रहे थे। तो उसमें हम लोग लगभग कल के क्लासेस में 25 एमसीक्यूज डिस्कस किए थे मोहम्मद गौरी से रिलेटेड। तो आपको बताया गया था कि टोटल 50 एमसीक्यूज आएंगे मोहम्मद गौरी से रिलेटेड, जो क्या होगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में जो पूछा गया है एग्जाम्स में, एसएससी एग्जाम्स में, वो क्वेश्चंस भी इसमें मिक्स करके लाया गया है। एंड जो आपको जो लाइव क्लासेस दी जाती है, लाइव क्लासेस हमारे चैनल पे आप देख सकते हैं, उसमें एंशिएंट हिस्ट्री को कंप्लीट करवाया गया है एंड मेडिवल हिस्ट्री का पोर्शन जस्ट खत्म ही होने वाला है, जिसमें सभी चीज़ों को आपको अच्छे से बताया गया है। स्टार्टिंग हम लोग मोहम्मद गजनवी से किए, गजनवी के बाद हम लोग गौरी पढ़े, और यहाँ से लेकर के हम लोग राजपूत वंश, सल्तनत काल, बहमनी, विजयनगर और भक्ति आंदोलन, सूफी आंदोलन से लेकर के हम लोग अभी मुगल वंश की ओर बढ़ रहे हैं, यानी मुगल वंश के बारे में स्टडी कर रहे हैं। हमारे प्लेलिस्ट में आपको वीडियोस मिल जाएगी, अगर आप देखना चाहते हैं तो क्लासेस देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग बात कर रहे थे कि आपको जैसा कि बताया जा रहा था, जितने भी सब्जेक्टिव क्लासेस आने वाली है उसका जो इम्पोर्टेंट टॉपिक बनता है सभी की एमसीक्यूज। तो यहाँ पे हम लोग स्टार्ट किए थे सॉरी, मोहम्मद गौरी से। तो इसमें हम लोग टोटल 25 एमसीक्यूज देखे हैं और आज भी हम लोग टोटल 25 एमसीक्यूज देखेंगे। चलिए अब यहाँ पे आगे हम लोग बढ़ते हैं कि वो 25 एमसीक्यूज कौन कौन से हैं। तो यहाँ पे आपको आंसर्स करना होगा, ठीक है। ऑप्शंस भी यहाँ पे आपको मिलेंगे, आपको आंसर्स करना होगा एंड यहाँ पे आपको डिटेलिंग बताई जाएगी। कल हम लोग 25 तक डिस्कस किए थे, 1 to 25 क्वेश्चंस एमसीक्यूज। आज हम लोग 25 to 50 यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज हम लोग फटाफट डायरेक्ट अपने क्वेश्चंस की ओर आते हैं और इसे स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो पहला क्वेश्चन है आज का, यानी 26 क्वेश्चन, खुसरो मलिक शाह जो गजनवी वंश का था वो कहाँ का शासक था, ठीक है। खुसरो मलिक शाह, तो कल आपको बताया गया था खुसरो मलिक शाह के बारे में, जो कि गजनवी वंश का एक शासक था जो भारत में प्रवेश लिया था, जो कहा जाता पंजाब वाले क्षेत्र में वो शासन करने लगा था, लाहौर को अपनी राजधानी बना लिया था और ये उत्तर भारत की ओर बढ़ रहा था, जिसके कारण ये दक्षिण वाले, ठीक है, दक्षिण कश्मीर वाले क्षेत्र में क्या करता है, ये आक्रमण करता है और उस क्षेत्र को जीत लेता है। तो जो जम्मू के शासक थे, कश्मीर के शासक थे जयचंद, उन्हें ये चिंता होने लगती है कि अब तो ये हमारा कश्मीर हमसे छीन लेगा। इसीलिए यहाँ पे ये जो शासक होते हैं जम्मू के, वो आमंत्रण भेजते हैं, किसे, आमंत्रण या निमंत्रण बोल सकते हैं, ठीक है, निमंत्रण भेजते हैं किसे, गौरी को, कि आओ और इसे मलिक शाह, ठीक है, खुसरो मलिक शाह को पराजित करो और इससे हमें पीछा छुड़ाओ, ठीक है। तो ये गजनवी वंश का ही एक शासक था। तो यहाँ पे बताइए वो गजनवी वंश का था तो वो कहाँ का शासक था, कौन से क्षेत्र में शासन कर रहा था, गुजरात, पंजाब, बंगाल और कन्नौज। क्या होगा आंसर, ऑप्शन बी, ठीक है, पंजाब वाले क्षेत्र में वो शासन कर रहा था। तो यहाँ पे पंजाब और अपनी राजधानी लाहौर को बना लिया था। तो यहाँ पे आंसर हो जाएंगे बी। और ये जम्मू कश्मीर यानी उत्तर पश्चिम की ओर से ये भारत की ओर बढ़ रहा था, यानी घुसपैठ करने की कोशिश कर रहा था, ठीक है। पहला का आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, बी। और ये खुसरो मलिक शाह को खुसरो भी कहा जाता है, ठीक है, खुसरो भी कहीं कहीं वर्ड्स में दिए जाते हैं एग्जाम्स में, ठीक है। तो ये नाम आपको याद रखने हैं। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, युद्ध जिसमें भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुई वो कौन सी युद्ध थी, ठीक है, वो कौन सी युद्ध थी जिसमें भारत में मुस्लिम सत्ता की स्थापना हुई, मुस्लिम शक्ति की या सत्ता बोल सकते हैं कि स्थापना की गई थी। तराइन का द्वितीय युद्ध, तराइन का प्रथम युद्ध, पानीपत का प्रथम युद्ध या पानीपत का द्वितीय युद्ध। अब बताइए यहाँ पे आंसर्स क्या होंगे, ठीक है, एक सेकेंड, यहाँ पे आंसर्स क्या होंगे अब आपको यहाँ पे बताना है कि किस युद्ध में मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुई थी भारत में। तो हम लोग गौरी वंश से रिलेटेड क्वेश्चंस देख रहे हैं, तो यहाँ पे आपको ऑप्शंस छांटने में काफ़ी आसानी होगा। तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन का द्वितीय युद्ध। पानीपत की बात तो हम लोग यहाँ पे करेंगे ही नहीं, ठीक है, वो मुगल वंश में चला जाता है। सॉरी, ये पानीपत की हम लोग बात नहीं करेंगे। यहाँ पे इब्राहिम लोदी को हरा करके सल्तनत काल का जो अंतिम शासक होता है, यहाँ पे बाबर मुगल वंश की नींव रखता है, ठीक है। तो यहाँ पे पानीपत की बात बिल्कुल नहीं होगी। ये दोनों ऑप्शंस गए हमारे, बचे
तराइन का प्रथम युद्ध और द्वितीय युद्ध। तो ये तराइन का प्रथम युद्ध में क्या हुआ था, पृथ्वीराज चौहान गौरी को आसानी से हरा दिया था। ठीक है, तो ये ऑप्शंस भी क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। फिर दोबारा 1 साल बाद आता है गौरी पृथ्वीराज चौहान से युद्ध करता है और ये युद्ध में, द्वितीय युद्ध में जीत जाता है कौन, मोहम्मद गौरी, और यहीं से ही स्थापना होती है मुस्लिम सत्ता की भारत में। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है, मोहम्मद गौरी किस वंश का शासक था। अब बताइए मोहम्मद गौरी किस वंश का शासक था, यामनी, संशवानी, मामलुक या शमशी। तो यहाँ पे जो सबसे पहले आया था जो भारत पे आक्रमण करने, वो कौन था, गजनबी। तो गजनबी कौन से वंश का शासक था, वो यामनी वंश का शासक था, या गजनबी वंश भी उसे बोला जाता है। तो यहाँ पे यामनी वंश तो गया, संशवानी, मामलुक और शमशी की बात हो रही है। तो ये जो मोहम्मद गौरी था, आपको बताया गया था एक नाम कुतुब हसन। ठीक है, कुतुब उद्दीन हसन, ये नाम आपको बताया गया था। तो ये जो गौर वंश है, यानी जो गौरी वंश है, ये एक गजनवी वंश का ही एक छोटा सा हिस्सा था, जो गजनवी वंश में ही उभर करके आया था। तो ये गौर वंश, जो गौरी वंश बोला जाता है, ये छोटा सा हिस्सा जब उभर करके आया था, तो ये कुतुब हसन के 6 पुत्र थे। ठीक है, कुतुब हसन के 6 पुत्र थे, जिसमें से उसी का एक बेटा था जिसका नाम था गौरी, जिसे मोहम्मद गौरी के नाम से हम लोग जानते हैं। और यही आगे चल के भारत में बढ़ा और आक्रमण किया, और ये अंतिम रूप से भारत में मुस्लिम सत्ता स्थापित करने में सफल भी हुआ था। तो ये किसका बेटा था, कुतुब हसन का ही पुत्र था। सब 6 पुत्रों को अलग अलग साम्राज्य दे दिया गया था कि वहाँ जाकर के शासन करो। तो यहाँ पे सबसे पहले गौरी क्या करता है, गजनवी जो प्रदेश था वहीं पे आक्रमण करता है, फिर मुल्तान जैसे क्षेत्र को जीतता है, और ये आगे बढ़ते आता है तराइन का प्रथम युद्ध से तराइन का द्वितीय युद्ध तक। और अंततः ये क्या करता है कि चंदावर के युद्ध में कन्नौज वाले क्षेत्र को जीत लेता है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएंगे, किस वंश का शासक था, संसवानी। ठीक है, ये कुतुब हसन जो कहा जाता है गौरी वंश या संसवानी वंश बोल सकते हैं, इसकी स्थापना हुई थी। तब यहाँ पे हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पे क्लियर हो गया, संसवानी वंश था। अब हम लोग आगे चलते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से मध्य एशिया में किस शासक ने 1192 में, ठीक है, 92 में उत्तर भारत को जीता था। अब यहाँ पे बताइए उत्तर भारत को जीतने वाला शासक कौन था, गजनी का महमूद, या फिर जलाउद्दीन मकबरनी, या फिर शिहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी और चंगेज खां। ठीक है, अब यहाँ पे उत्तर भारत की बात हो रही है। क्वेश्चन देखिए, मध्य एशिया के किस शासक ने, मध्य एशिया का शासक बोला जा रहा है, 1192 में उत्तर भारत को जीता था। उत्तर भारत को किसने जीता था, यहाँ पे शिहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी। 1192 में कौन सा युद्ध हुआ था, 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध। ठीक है, 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था, और ये तराइन का द्वितीय युद्ध में के बाद ही यहाँ पे मुस्लिम सत्ता की स्थापना हुई थी। और ये मध्य एशिया का शासक गौरी ने की थी। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है, तबकात नशीरी के लेखक निम्न में से कौन है। तबकात नशीरी के लेखक बताना है, जो महमूद गजनवी पे लिखा गया है। तो मसूद अहमद जुहाक और मिनाज उद सिराज एंड उतबी। ठीक है, बताइए इसके लेखक कौन है। तबकात नसीरी मोहम्मद गौरी पे लिखा गया है, जैसे कि जो बाबरनामा है तुजू के बाबरी है, जैसे आत्मकथा वो अपने ऊपर लिखा था बाबर ने। ठीक है, उसी तरह हुमायूं नामा में है, जो उसकी हुमायूं की बहन गुलबदन बेगम के द्वारा लिखा गया था हुमायूं के ऊपर। उसी तरह यहाँ पे गौरी से संबंधित उसके भारत में युद्ध, उसका जो संघर्ष रहा था, तो वो सभी के बारे में इसमें आपको जिक्र मिल जाएगा। तो यहाँ तबकात नसीरी किसकी रचना है बताइए, ये एक किताब है, किसके द्वारा लिखा गया है। आंसर क्या हो गया, मिनहाज उद सिराज। ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, बिल्कुल सही। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है, गुजरात अनिहिलवाड़ा का युद्ध किस किस के बीच हुआ था। गुजरात वाला क्षेत्र याद करें, जो 1178 ईस्वी में युद्ध हुआ था। ठीक है, जस्ट मुल्तान के बाद, ये मुल्तान से आगे बढ़ रहा था गुजरात वाले क्षेत्र में। तो यहाँ पे इस
1178 में किस किस के बीच युद्ध हुआ था? ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं। ये अनिलवाड़ा क्षेत्र, गुजरात के अनिलवाड़ा क्षेत्र में हुआ था जब मोहम्मद गौरी आक्रमण किया था। तो भीमदेव सोलंकी द्वितीय एवं बख्तियार खिलजी के बीच, पृथ्वीराज चौहान और कुतुबुद्दीन ऐबक के बीच, मोहम्मद गौरी एवं यलदूज के बीच, और भीमदेव सोलंकी द्वितीय और कुतुबुद्दीन ऐबक के बीच। ठीक है, तो यहाँ पे बताइए किस किस के बीच हुआ था ये युद्ध। यहाँ पे एक ऑप्शन में आपको करेक्ट करना है। ठीक है, यहाँ पे गुजरात अनिलवाड़ा है, तो यहाँ पे भीमदेव सोलंकी द्वितीय बख्तियार खिलजी की जगह यहाँ पे, या फिर यहाँ पे कर लेते हैं ऐबक के जगह गौरी। ठीक है, गौरी के बीच हुआ था, मोहम्मद गौरी के बीच हुआ था। तो ऑप्शंस क्या हो जाएंगे? डी। ये 1178 ईस्वी में हुआ था जब मोहम्मद गौरी गुजरात वाले क्षेत्र में प्रवेश किया था। तो उसने अनिलवाड़ा वाले क्षेत्र पर आक्रमण किया था, जहाँ के जो शासक थे भीमदेव सोलंकी द्वितीय, कहा जाता है ये सोलंकी वंश के थे, यानी चालुक्य वंश के थे, जो राजपूत में आते हैं। तो ये राजपूत वंश के शासक थे, जिनका नाम भोला देव भी है, जिसका नाम यहाँ पे आप देख सकते हैं भीमदेव सोलंकी, इसे भोला देव नाम से भी जाना जाता है। इसने ही यहाँ पे मोहम्मद गौरी को पराजित किया था 1178 ईस्वी में। ठीक है, तो सबसे पहले मोहम्मद गौरी की जो पराजय हुई थी इसी युद्ध में हुई थी। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएंगे? भीमदेव सोलंकी द्वितीय और मोहम्मद गौरी। ठीक है, ये ऐबक यहाँ पे गलती से प्रिंट हो गया है, तो यहाँ पे आप कर लेंगे मोहम्मद गौरी। नेक्स्ट चलते हैं। मोहम्मद गौरी ने अपना सैनिक मुख्यालय कहाँ पर करवाया था, कहाँ पर स्थित करवाया था? सैनिक मुख्यालय जैसे कि अभी जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं सबका एक हेड क्वार्टर होता है। ठीक है, उसी तरह यहाँ पे गौरी की भी बात हो रही है, तो उसका जो सैनिक मुख्यालय था ना, मिलिट्री हेड क्वार्टर, वो कहाँ स्थित था वो आपको बताना है। ऑप्शंस दिए हैं उदंतपुरी बिहार में, इंद्रप्रस्थ दिल्ली में, अनिलवाड़ा गुजरात और अहिच्छत्र। तो बताइए इसमें से आंसर्स क्या होंगे कि मोहम्मद गौरी का जो सैनिक संगठन सैनिक मुख्यालय है वो कहाँ स्थित था? वो कहाँ स्थित था? इंद्रप्रस्थ दिल्ली में। ठीक है, इंद्रप्रस्थ दिल्ली में स्थित था। आगे चलते हैं। मोहम्मद गौरी की हत्या किसने की थी? अब ठीक है, अब यहाँ पे बताना है मोहम्मद गौरी की हत्या किसके द्वारा की गई थी? खोखर के द्वारा, हजरा के द्वारा, युर्तवाल के द्वारा, या बालूची के द्वारा? तो यहाँ पे याद कीजिए आप, जब मोहम्मद गौरी चंदावर का युद्ध, ये है चंदावर का युद्ध, चंदावर का युद्ध 1194 ईस्वी में हुआ। इस युद्ध को उसने जीता, कन्नौज पर शासन स्थापित किया। ठीक है, कन्नौज को जीत लिया और इसके आसपास वाले क्षेत्रों पे नियंत्रण बनाना इसके लिए आसान हो गया। ये क्या करता था? ये रहता था ऐसे गजनी प्रदेश में ही, जब भी भारत में कोई युद्ध होता था, किसी साम्राज्य को जीतना होता था, तब ये गजनी प्रदेश से भारत आता था और इस क्षेत्र को वहाँ पे जीत कर, वहाँ पे अधिकार कर, वहाँ पे एक सूबेदार को बिठा देता था ताकि वहाँ पे बैठकर वो शासन करे, और ये वापस चला जाता था अपने गजनी प्रदेश में। कौन? गौरी। तो यहाँ पे इस क्षेत्र को जीतने के बाद काफ़ी वो प्रसन्न हुआ था। इसकी वो कहा जाता है कि ये मोटिव गोल था इस कन्नौज को जीतना, जो चंदावर के युद्ध में जयचंद को हरा करके जीत लिया था गौरी ने। तो इस चंदावर के युद्ध के बाद ये चला गया था गजनी प्रदेश, और फिर 1205 ईस्वी में एक खोखर जनजाति है, ठीक है, और सिया भी बोल सकते हैं, सिया लोग, जो सिया विद्रोही थे। ठीक है, सिया विद्रोही और खोखर जनजाति, इन दोनों पर क्या किया? आक्रमण कर दिया। किसने? गौरी ने आक्रमण किया, काफ़ी ज़्यादा क्षति पहुंचाई, और ये वापस यहाँ से भारत चला गया। और 1206 में जब ये वापस लौटने लगा, गजनी प्रदेश जब ये लौटने लगा, तो यहाँ पे इन दोनों मिल करके, बचे कुचे जो लोग थे, इन दोनों ने मिल करके राह तकी कि जब मोहम्मद गौरी इसी रास्ते से गुजरेगा अपने गजनी प्रदेश, अपने घर की ओर, जब ये वापस लौटेगा, तब इसी समय यहाँ पे खोखर जनजाति और शिया विद्रोही दोनों मिलकर आक्रमण करेंगे गौरी पे और उसे मार डालेंगे। और बिल्कुल ऐसा ही हुआ। 1206 में गौरी की यहाँ पे मृत्यु हो जाती है। तो यहाँ पे बताना है कि मोहम्मद गौरी की हत्या किसके द्वारा की गई? तो यहाँ पे खोखर जनजाति इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, कब? 1206 में। नेक्स्ट चलते हैं। बिहार और बंगाल की विजय करने वाला तुर्की सेनापति कौन था? ठीक है, बिहार और बंगाल, यहाँ पे बात की जा रही है। बिहार और बंगाल को विजय करने वाला जो तुर्की
जनजाति था वो कौन था? ठीक है, तुर्की सेनापति, जनजाति नहीं सॉरी, तुर्की सेनापति कौन था? ऑप्शंस दिए गए हैं कुतुबुद्दीन ऐबक, नेक्स्ट है गुरका मोहम्मद, और नेक्स्ट है यहाँ पे इख्तियार उद्दीन मोहम्मद एंड बख्तियार खिलजी। तो बताइए बंगाल और बिहार को जीतने वाला यहाँ पे उस व्यक्ति का नाम क्या था? यहाँ पे ऑप्शंस क्या क्या दिए गए हैं? ऐबक, गुरका मोहम्मद, उद्दीन मोहम्मद और खिलजी। आंसर्स क्या होंगे? ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, बख्तियार खिलजी ने बंगाल और बिहार को जीता था। तो ये बिहार वाले को 57 में और ये 99 में। ठीक है, बिहार और ये बंगाल वाला क्षेत्र है, उस समय सबसे पहले आक्रमण बिहार पे 1197 में और ये 99 में। ठीक है, आक्रमण किया और ये दोनों प्रदेश को जीत लिया। यही वो बख्तियार खिलजी है जिसने बिहार के नालंदा विश्वविद्यालय को जलाया था। ठीक, अब विक्रमशिला जो यूनिवर्सिटी थी उसे भी इसके द्वारा ही नष्ट करवाया गया था। बख्तियार खिलजी जो कौन था? ये गौरी का क्या था? सेनापति था। गौरी का क्या था? सेनापति था। कौन? बख्तियार खिलजी। तो आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट है मोहम्मद गौरी विजित प्रदेशों की देखभाल में निम्नलिखित में से किस विश्वसनीय जनरल को छोड़कर गया था? तो यहाँ पे गौरी क्या करता था? आपको बताया गया था कि जब वो यहाँ आता था, जब आक्रमण होता था तभी भारत आता था, बाकी आक्रमण युद्ध करके लूटपाट करके अधिकार करके वो चला जाता था अपने प्रदेश। तो वो अपना साम्राज्य जो जिसका जीता हुआ साम्राज्य था वो किस पे छोड़ करके आता था? किसे सौंप करके आता था? किसी विश्वासी के पास ही सौंप करके आएगा। तो यहाँ पे वही पूछा गया है, किस विश्वसनीय जनरल के पास, सूबेदार के पास ये अपना साम्राज्य छोड़ करके आता था? ऑप्शन है नसीरुद्दीन, इल्तुतमिश, ऐबक और मलिक काफूर। तो बताइए यहाँ पे किसके पास अपना साम्राज्य छोड़ करके बेफिक्र होकर अपने प्रदेश चला जाता था? ऑप्शंस यहाँ पे दिए गए हैं, बताइए आंसर क्या होगा? ऐबक। ठीक है, ऐबक इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे क्या आंसर होगा? कुतुबुद्दीन ऐबक। तो यहाँ पे याद कीजिए, जब 1205 ईस्वी में खोखर जनजाति पे आक्रमण किया, लौटते समय 1206 ईस्वी में ये क्या किया होगा? अपना साम्राज्य ऐबक को सौंप करके वापस ये लौट रहा होगा। कहाँ? गजनी प्रदेश। और इसी समय तो इसकी मृत्यु हो जाती है। सभी ये सौंप करके ऐबक को, कुतुबुद्दीन ऐबक को सौंप करके ये लौट रहा था। तो सभी साम्राज्य उसके मृत्यु के बाद किसके हाथ में आ जाता है? ऐबक के हाथ में आ जाता है। और यही ऐबक फिर आगे चल करके यहाँ पे कुतुबुद्दीन ऐबक कहा जाता है गुलाम वंश की स्थापना करता है, स्लेव डायनेस्टी, जो कहा जाता है कि उसका सूबेदार था। कुछ किताबों में लिखा होता है कि उसका दास था ऐबक गौरी का। तो यहाँ पे गुलाम वंश की नींव रखता है। ठीक है, सल्तनत काल की शुरुआत होती है। नेक्स्ट चले, नेक्स्ट है मोहम्मद गौरी का अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध हुआ था? अब यहाँ पे बताइए मोहम्मद गौरी का अंतिम युद्ध किसके विरुद्ध हुआ था? प्रथम तो आपको याद है, सबसे पहले वो गजनी प्रदेश को जीता था। यहाँ पे देखते हैं, सबसे पहले वो 1173 में गजनी प्रदेश को जीता था। ठीक है, 1175 में उसने कहाँ जीता? मुल्तान को जीता। ठीक है, किसको जीता? मुल्तान को जीता। फिर 1178 में किसके बीच संघर्ष हुआ? गुजरात के यहाँ पे सोलांकी, भीम सोलांकी द्वितीय। ठीक है, भीम सोलांकी द्वितीय के बीच हुआ, लेकिन इसमें क्या हो जाती है? उसकी हार हो जाती है। फिर यहाँ पे 1169 में पेशावर का युद्ध हुआ। ठीक है, पेशावर का युद्ध हुआ। उसके बाद यहाँ पे 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध और 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध, और यहाँ पे 1194 में चंदावर का युद्ध। ठीक है, तो ये मोहम्मद गौरी के सभी संघर्षों के बारे में आप देख सकते हैं, यहाँ पे दिया गया है। तो यहाँ पे पूछा है अंतिम आक्रमण, और अंतिम रूप से चंदावर के बाद
5 में खोखर जनजाति के विरुद्ध ये आक्रमण था। तो यहाँ पे आंसर्स क्या होंगे, पंजाब के खोखर, जो पंजाब क्षेत्र में खोखर थे, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन है। ठीक है, कन्नौज गढ़वाल तो 1194 में हुआ था, गुजरात के सोलंकी 1178 में, एंड अजमेर का चौहान, ये तो पानीपत का, सॉरी ये हमारा तराइन का प्रथम और द्वितीय युद्ध है। तो यहाँ पे ऑप्शंस का क्या हो जाएंगे, ऑप्शन ए। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है तराइन। थानेश्वर की दूसरी लड़ाई में पृथ्वीराज चौहान पराजित किया गया था। तो तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था, जिसमें मोहम्मद गौरी आसानी से ही पराजित हो गया था। फिर एक साल बाद आता है पूरे तैयारी के साथ, और यहाँ पे आता है तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में, जिसमें पृथ्वीराज चौहान किससे पराजित हुआ था। बिल्कुल जाहिर सी बात है, यहाँ पे आंसर क्या होगा, मोहम्मद गौरी द्वारा। ठीक है, गजनबी, कुतुबुद्दीन ऐबक, याल्डूज, ये सब तो आंसर्स होंगे नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद गौरी ने मुल्तान पर कब आक्रमण किया था। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आपको काफ़ी बार बताया है मुल्तान पर आक्रमण किसके द्वारा की गई थी, बताइए इसका आंसर दीजिए। बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये, मुल्तान पर गौरी ने कब आक्रमण किया था। बहुत ही इजी आंसर है, 1175, बिल्कुल सही। ठीक है, 1175 इज द करेक्ट आंसर, मुल्तान पर आक्रमण किया था। आगे चलें। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राजपूत राजा ने मोहम्मद गौरी को पहली बार हराया था। अब यहाँ पे बताइए, मोहम्मद जो गौरी था उसे किस राजपूत शासक ने सबसे पहली बार हराया था। तो इसका आंसर भी आप बहुत आसानी से दे सकते हैं। पृथ्वीराज तृतीय, बघेल भीम, भीम द्वितीय, जयचंद या कुमारपाल। क्या होगा आंसर, भीम द्वितीय सोलंकी, जो सोलंकी वंश के शासक थे। कब हराया था, 1178 में। ठीक है, कौन से युद्ध में, तो याद कीजिए गुजरात वाला युद्ध। नेक्स्ट है, पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गौरी ने किस युद्ध में हराया था। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को किस युद्ध में हराया था। ऑप्शन है तराइन 1191, तराइन 1192, चंदावर या फिर रणथंभौर। तो आंसर क्या होंगे, पृथ्वीराज ने मोहम्मद गौरी को किस युद्ध में हराया, तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है, तराइन की पहली युद्ध पृथ्वीराज चौहान और किसके बीच हुई थी। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, तराइन का प्रथम युद्ध पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच हुई थी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ये तो आपको काफी बार बताया गया है। निम्न में से किसने माउंट आबू के पास कायादारा गांव गौरी राजवंश के मोहम्मद गौरी को हराया था। ठीक है, अब यहाँ पे बताइए, निम्न में से माउंट आबू के पास किसने मोहम्मद गौरी को पराजित किया था कायादारा गांव में। तो यहाँ पे ऑप्शन है भीमदेव सोलंकी प्रथम, कुलोधुंगा चोला प्रथम, और भीमदेव सोलंकी द्वितीय, और कालोधुंगा चोल द्वितीय। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएंगे, भीमदेव सोलंकी द्वितीय ने 1178 में ही यहाँ पे पराजित किया था, जो कि एक राजपूत शासक है। ठीक है, क्या है, एक राजपूत शासक, इसी का नाम है भोला देव, भी इसे ही कहते हैं, सोलंकी भीम द्वितीय को ही। तो यहाँ पे बात कर रहे हैं 1178। ठीक है, मोहम्मद गौरी की यहाँ पे पराजय हुई थी अनिलवाड़ा क्षेत्र में। नेक्स्ट है, पृथ्वीराज चौहान के विरुद्ध मोहम्मद गौरी के आक्रमण समय कन्नौज पर निम्नलिखित में से किस वंश का शासक था। तो जब पृथ्वीराज का संघर्ष मोहम्मद गौरी से हो रहा था, तब उस समय कन्नौज पर किस शासक का शासन चल रहा था। ऑप्शन है प्रतिहार वंश, चंदेल वंश, पाल वंश और गढ़वाल वंश। तो याद कीजिए गढ़वाल वंश, ऑप्शन क्या हो जाएंगे, डी, गढ़वाल वंश, जिसमें जो शासक थे जयचंद। ठीक है, ये उस समय कन्नौज के शासक गढ़वाल वंश के शासक थे जयचंद, और इनकी पुत्री का नाम था संयोगिता। पृथ्वीराज चौहान का तराइन का द्वितीय युद्ध हारने का रीज़न था क्योंकि जो चौहान वंश थे उनके संबंध काफ़ी ज़्यादा अच्छे नहीं थे पड़ोसी देशों से, पड़ोसी राज्यों से, पड़ोसी जो शासनकाल था। तो यहाँ पे कन्नौज से भी उनके संबंध अच्छे नहीं थे चौहान वंश के। प्रथम युद्ध में तो सहायता हुई थी क्योंकि पृथ्वीराज चौहान ने कन्नौज के शासक गढ़वाल वंश के शासक
जो जयचंद थे उनकी पुत्री संयोगिता को उसके विवाह से उठा लिया था और उनसे विवाह कर लिया था, जिसके कारण जयचंद और पृथ्वीराज चौहान में संबंध नहीं अच्छे थे, जिसके कारण तराइन के द्वितीय युद्ध में जयचंद ने उसकी सहायता नहीं की थी, जिसके कारण पृथ्वीराज चौहान हार गया था। ठीक है, तो यहाँ पे रीज़न भी आपको बता दिया गया क्यों हारा था। तो यहाँ पे अब आंसर क्या हो जाएंगे, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, जब बख्तियार खिलजी ने 1099 ईस्वी में बंगाल पर आक्रमण किया तो उस समय वहाँ का शासन कौन था। अब यहाँ पे दिया गया है बख्तियार खिलजी, ठीक है, उसने जब बंगाल पर आक्रमण किया था, बंगाल पे आक्रमण कब किया था, 1099 में किया था। तो बताइए उस समय बंगाल पर आक्रमण किया था, उस समय बंगाल के शासक कौन थे। ऑप्शन दिया गया इंदुमन मीरू, लक्ष्मण सेन, जयपाल और मदन चंद। बताइए उस समय बंगाल के शासक कौन थे। ठीक है, बंगाल के शासक कौन थे, क्या होगा आंसर, लक्ष्मण सेन। ठीक है, बंगाल के शासक थे। नेक्स्ट है, मोहम्मद गौरी ने पेशावर को कब जीता। तो ये तो अभी जस्ट कुछ मिनट पहले आपको बताया गया है कि गौरी ने पेशावर को कब जीता था, 1169। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, 1202 ईस्वी में नालंदा विश्वविद्यालय को किसने नष्ट किया था। इख्तियार उद्दीन बिन बख्तियार खिलजी, मोइनुद्दीन मोहम्मद गौरी, गजनी के महमूद और कुतुबुद्दीन ऐबक। तो ये काफ़ी लोग को पता है, ठीक है, बिहार का इतिहास काफ़ी लोग जो पढ़े हैं, जो नहीं भी पढ़े उन्हें भी पता है कि बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया था, उसमें आग जला दिया था। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएंगे, ऑप्शन ए। बहुत ईजी क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट चलते हैं, जब बख्तियार खिलजी ने 1097 ईस्वी में बिहार पर आक्रमण किया तब उस समय बिहार की राजधानी उदंतपुरी थी, तो वहाँ का शासक कौन था। ठीक है, उदंतपुरी। अब यहाँ पे बिहार की बात हो रही है, तो बिहार में जब बख्तियार खिलजी ने आक्रमण किया, उसे जीत भी लिया था बिहार और बंगाल वाले क्षेत्र को, जो कि गौरी का सेनापति था। तो बताइए उस समय बिहार के शासक कौन थे। इंदुमन, लक्ष्मण सेन, जयपाल और मदन चंद। क्या होगा आंसर, इंदुमन मीरू उस समय बिहार के शासक थे। उस समय राजधानी क्या थी, उदंतपुर बिहार की। नेक्स्ट है, उत्तर भारत पर तुर्की की विजय का एक महत्वपूर्ण नगरीय क्रांति थी, यह कथन किसका है। ठीक है, अब यहाँ पे एक कथन कहा गया है, क्या है, महत्वपूर्ण पहलू नगरीय क्रांति थी। एक यहाँ पे कथन है, क्या है, उत्तर भारत पर तुर्की की विजय का एक महत्वपूर्ण पहलू नगरीय क्रांति थी। ये किसके द्वारा कहा गया है, के निज़ामी, एम हबीब, आरपी त्रिपाठी, यूसुफ हुसैन। तो बताइए किसका कथन है ये, ऑप्शंस क्या होंगे। यहाँ पे ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट आंसर बताइए, इजी क्वेश्चन है ये। ठीक है, क्या होगा आंसर, एम हबीब। एम हबीब का ये कथन था। बस अब हम लोग खत्म ही करने वाले हैं, बस एक दो क्वेश्चन और है। मोहम्मद गौरी की भारत विजय तथा नव स्थापित तुर्की सल्तनत के इतिहास का प्रत्यक्ष विवरण किस ग्रंथ से मिलता है। अब यहाँ पे बात की जा रही है कि जो मोहम्मद गौरी है, भारत पर जितना बार वो विजय किया, तो नव स्थापित तुर्की सल्तनत यानी जो नया तुर्की सल्तनत की स्थापना हुई थी, तो उस इतिहास का प्रत्यक्ष विवरण, उसके बारे में जानकारी किस ग्रंथ से मिलती है। किताब उल यामनी, चचनामा, तबकाते नसीरी या फिर तारीख उल हिंद। क्या होगा आंसर बताइए, किससे जानकारी मिलती है। जी बिल्कुल, ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा, तबकाते नसीरी से मिलती है। ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अब आ गए हम लोग अपने लास्ट क्वेश्चन पे, ये हमारा गौरी से रिलेटेड लास्ट क्वेश्चन है। पृथ्वीराज चौहान के विरुद्ध मोहम्मद गौरी के आक्रमण समय कन्नौज पर गढ़वाल वंश का शासक कौन था। ये क्वेश्चन रिपीटेड है, ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, जयचंद। ये आपको बता दिया गया है, सर ये रिपीट हो गया, सर ये 51 क्वेश्चन है, ठीक है, आपको 50 क्वेश्चन बताया गया था, तो ये रिपीट हो गया होगा। तो यहाँ पे हम लोग गौरी से रिलेटेड, मोहम्मद गौरी से रिलेटेड टोटल 50 MCQs देखे हैं। ठीक है,
माने हम लोग 50 एमसीक्यूज देखे हैं, लेकिन उससे जुड़ी तमाम जानकारी भी आपको और सारे डाउट्स क्लियर हो गए हैं जब आपको सब्जेक्टिव क्लासेस में पढ़ाए गए थे जो भी गौरी से रिलेटेड, और उन सभी पढ़ने के बाद आप अगर ये एमसीक्यूज करोगे तो आपको काफ़ी सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे और इससे बाहर आपको एग्जाम्स में कुछ नहीं पूछा जाएगा। इससे बाहर और कहीं से भी क्वेश्चंस बनते ही नहीं है। ये सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हैं, इसमें मिक्स है, और जो पूछे गए हैं एसएससी एग्जाम में वो सभी क्वेश्चंस है और कुछ यहाँ पे क्रिएट भी किया गया है। ठीक है, तो अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक से एमसीक्यूज देखेंगे, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।